नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के.आर. जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो टेस्ट पेपर आपको दिया गया था, 15 क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर आपको दिया गया था, उस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखें आपके प्रत्येक सवालों के जवाब और कहाँ कहाँ आपसे जो गलतियाँ हुई है, क्वेश्चन सही नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उसका कारण क्या रहा, उन सारे कारणों की तथा उन सभी क्वेश्चंस की हम डिटेल में बात करने वाले हैं, डिटेल में इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा? और जहां तक है आप लोगों का जवाब आया होगा कि दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा? एस होगा, क्योंकि दाएं से आपने 8 लिए, 27 में से 8 घटाए और 19 आपको मिला, 19 में एस आ गया। या फिर आपने मेरे यदि वीडियो वर्णमाला परीक्षण के आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा कि दाएं से कभी भी पूछा जाए तो हम पहले बाएं से 8 निकालते हैं और बाएं से 8 निकालने के बाद उसका अपोजिट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है? एच होने वाला है। क्यों होने वाला? कारण समझो। हमने यहाँ लिखा है दाएं को। क्या लिखा हुआ है? दाएं को। दोस्तों, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार ढंग से पिछले वीडियोस देखें, उनको प्रत्येक चीज़ें डिटेल में मिलेगी। कहाँ गलतियाँ करते हैं उन सभी गलतियों का समाधान उनको मिलेगा। दाएं को, और दाएं को का मतलब क्या होता है? दाएं को का मतलब होता है बाएं से। क्या होता है? बाएं से। दाएं को का मतलब क्या होता है? बाएं से। और आपको दाएं से नहीं, कहाँ से निकालना था? बाएं से। और बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है? एच होता है, क्योंकि दाएं को क्या लगा हुआ है? को। तो को हमेशा किस में बदलते हैं? से में। और जिसके साथ लगा है उसको उसके अपोजिट में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? बाएं से। कहाँ से निकालना था? बाएं से। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यदि कूट भाषा में दिल्ली बराबर 38 लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों, आपको पता है यहाँ अक्षरों की संख्या कितनी है? 5। और अंकों की संख्या कितनी है? 2 अंकों की एक संख्या आपके सामने आई है। 5 अंक यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनका क्या किया गया है? जोड़ किया गया है। तो दिल्ली को हम लिखते हैं यहाँ पर DELHI, दिल्ली। डी कितने नंबर पर आता है? 4। ई कितने पे? 5। L 12, H 8 और I 9। इनको हम जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 12 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना होता है? 29 और 9, 5 और 4 9, 9 12 21, 21 8 और 29, 29 और 9 कितना होता है? 38 होता है। कितना होता है? 38 होता है। तो इनका टोटल कितना आ गया? 38 आ गया। तो उसी प्रकार बॉम्बे का भी हम टोटल करेंगे, BOMBAY। इनके क्रमांक सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं। क्रमांक 2, 15, 13, फिर B के लिए 2, A के लिए 1 और Y के लिए 25। तो सबसे पहले 5 वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 25 और 15 कितने होते हैं? 40। और यहाँ हम देखेंगे 13 और 2 भी कितने होते हैं? 15। तो 40 और 15 55, 55 और 2 57, 57 और 1 कितना होता है? 58 होता है। कितना होता है? 58। तो इन सभी का जब टोटल किया जाएगा, क्या किया जाएगा? टोटल जब इन सभी का किया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 58 प्राप्त होगा। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? 58 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 58 रहने वाला है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1995 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? यानी कैलेंडर का रिपीटेशन आपसे पूछा गया है। वर्ष 1995 की बात हो रही है। तो दोस्तों, आपको पता है कैलेंडर का जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों बाद समान आता है। लीप वर्ष से जो अगला वर्ष होता है उसका कैलेंडर 6 वर्षों बाद, और अन्य 2 वर्षों का कैलेंडर
अन्य 2 वर्षों का कैलेंडर 11 वर्षों बाद समान आता है। तो हमें देखना है कि 1995 लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि जिस वर्ष का इकाई का अंक विषम संख्या का है वो कभी भी लीप वर्ष नहीं हो सकता। ये लीप वर्ष नहीं है तो या तो लीप वर्ष से अगला वर्ष होगा या अन्य 2 वर्षों में आएगा। लीप वर्ष से अगला वर्ष है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे पिछले वर्ष को चेक करना होगा। 1995 से पिछला वर्ष कौन सा है, 1994। यदि 1994 लीप वर्ष है तो 1995 लीप वर्ष से अगला वर्ष होगा, अन्यथा किस में जाएगा, अन्य 2 वर्षों की श्रेणी में। तो हमने 4 का भाग लगाया, यहाँ 2 बार भाग गया, बचा कितना 1, फिर 3 बार भाग गया, शेषफल कितना बचा 2। और जिस वर्ष में 4 का भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग ना जाए, क्या वो लीप वर्ष होता है? तो आप कहेंगे सर ऐसा कभी भी नहीं होता। लीप वर्ष वही होता है जिसमें 4 का भाग लगाने पर शेषफल क्या रहे, 0 रहे। शेषफल 0 रहे तो ही लीप वर्ष होता है। तो ये तो साधारण वर्ष है, तो ये लीप वर्ष से अगला वर्ष नहीं है। लीप वर्ष से अगला वर्ष नहीं है तो किस श्रेणी में जाएगा, अन्य वर्षों की श्रेणी में। तो अन्य वर्षों की श्रेणी में जाने वाला कितने वर्षों बाद रिपीट होगा, 11 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद में रिपीट होगा, 11 वर्षों बाद। और 11 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2006। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति का अगला जन्मदिन अधिकतम कितने वर्षों बाद मनाया जा सकता है? दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का जन्मदिन प्रत्येक अगले वर्ष में आता है, लेकिन आपको पता है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो, वह व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो, तो उसका जन्मदिन कितने वर्षों बाद मनाया जाएगा, 4 वर्षों बाद अगला जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन कैलेंडर के चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष की श्रेणी में आते हुए भी साधारण वर्ष होते हैं। कौन से, वे शताब्दी वर्ष जिनका 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो साधारण शताब्दी वर्ष होते हैं। और वो साधारण शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो लीप वर्ष कभी भी नहीं हो सकते। जैसे हम बात करें कि इस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया गया 29 फरवरी 1896 को। 29 फरवरी 1896 को इस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया गया, तो अगला जन्मदिन जब मनाया जाएगा तो 4 वर्षों बाद में मनाया जाना चाहिए। कब, 29 फरवरी 1900 में। लेकिन 1900 जो है वो लीप वर्ष नहीं होता। कौन सा वर्ष होता है, साधारण, क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो यहाँ 29 फरवरी नहीं 28 फरवरी आती है। तो अब और 29 फरवरी आने के लिए कितने वर्ष और चाहिए, 4 वर्ष और चाहिए। इसलिए कब मनाएगा वो अपना अगला जन्मदिन, 1904 में। तो अधिकतम कितने वर्षों बाद में मनाया जा सकता है, 8 वर्षों बाद में। अधिकतम कितने वर्षों बाद में, 8 वर्षों बाद में। दोस्तों न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम तो 1 वर्ष बाद में मनाया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाद में उसका जन्मदिन आ जाता है। लेकिन अधिकतम की बात करें तो आंसर में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, लेकिन वे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं होते, वहाँ लीप वर्ष आने में अंतराल कितने वर्षों का हो जाता है, 8 वर्षों का अंतराल हो जाता है। कितने वर्षों का, 8 वर्षों का। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती है। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती है। अब सीधी रेखा का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर घड़ी में यदि जैसे 6 बज रहे हो, कितने बज रहे हो, 6 बज रहे हो, यहाँ घंटे की सुई और यहाँ मिनट की सुई होती है, ये एक सीधी रेखा हो गई। इसका मतलब कितना हुआ, 180 डिग्री का कोण हो गया। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण। और 180 डिग्री का कोण एक दिन में 22 बार बनता है। तो आंसर में क्या करके आ जाते हैं, 22 करके आ जाते हैं। जबकि दोस्तों एक बात बताइए, यदि उसी घड़ी में
12 बज रहे होते, कितने बज रहे होते? 12 बज रहे होते, तो ये कोण कितने डिग्री का होता? 360 डिग्री का कोण होता। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का कोण होता तो क्या ये सीधी रेखा नहीं है? दोनों सुइयां जब एक जगह पाई जाती है तो क्या सीधी रेखा नहीं है? तो ये भी सीधी रेखा है। तो आपको ये बताना था यहाँ कि एक दिन में 180 डिग्री का कोण तो कितनी बार बनता है और 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। तो दोस्तों एक घंटे में चाहे 180 डिग्री की बात करो चाहे 360 डिग्री की, एक घंटे में एक बार बनता है। तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन घड़ी के चैप्टर में हमने देखा कि 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। कितनी बार? 11 बार, क्योंकि 180 डिग्री का कोण तो 5 से 6 और 6 से 7 इनके मध्य केवल एक बार ही बनता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार। तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? 22 बार। उसी प्रकार 360 डिग्री का कोण 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य ये भी कितनी बार बनता है? एक बार। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। तो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होगी? 44 बार सीधी रेखा में। कितनी बार? 44 बार। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक दिन में आच्छादन होता है, एक दिन में आच्छादन होता है यानी कितनी बार आच्छादन होता है। और दोस्तों आच्छादन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, 360 डिग्री को ही क्या बोलते हैं? आच्छादन बोलते हैं। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? आच्छादन। और 360 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आपके 6 क्वेश्चंस की बात। अपनी ईमानदारी से चेक करें और जिसके जितने क्वेश्चन सही आए वो एक बार हमें कमेंट में लिखे, और कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप पे बताएं 82333717। ये इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके बताएं कि हाँ सर 15 में से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, और जो गलत हुआ तो वो क्यों गलत हुआ ये कारण आप लोग हमें ज़रूर बताएं, ये निवेदन है हमारा आपसे। चलो दोस्तों ये तो बात हुई इन 6 क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की और सॉल्यूशन जारी रखते हैं, हमारा सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की जिनका सॉल्यूशन हमें देखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि उपमा बराबर 3 हो तो इंदु बराबर क्या होगा? दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि एक शब्द दिया जिसमें अक्षरों की संख्या 4 है और उसका एक अंक हमें डिकोड करके दिया गया। इसका मतलब क्या है? हमने कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में देखा था कि एक ही अंक यदि हमें दिया जाए इसका मतलब है डिजिटल सम, यानी कि इसको एक ही अंक में परिवर्तित करना। एक अंक में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों कहीं ना कहीं इनके अंकों का योग किया जाएगा। तो हम अंकों का योग करके देखते हैं। UPMA, U कितने नंबर पर आता है? 21। P कितने पे? 16 पे। आपने वर्णमाला देखा होगा, वर्णमाला P यानी पूजा, और पूजा को अच्छा व्रत चाहिए तो कितने सोमवार करने पड़ेंगे? 16 सोमवार के व्रत करने पड़ेंगे। M आपने देखा होगा कि जब से फिल्मों का जमाना चला है सब लोग यही कहते हैं मैं तेरा हीरो, तो M कितने पे आता है? 13 पे आता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हमने वर्णमाला परीक्षण में इनको याद करने के तरीके आपको बताए, आपने देखा होगा। इनका योग करते हैं दोस्तों। योग करने के भी कई तरीके हमने बताए थे कोडिंग डिकोडिंग में कि 21 और 16 को आप जोड़िए, कितने होते हैं? 37। 37 और 13 को आप जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 37 और 13 आप जोड़ेंगे तो 50। 50 और 1 कितने होते हैं? 51। और 51 में 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। जबकि योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। चलो इसको जोड़ने का एक दूसरा तरीका और हमने बताया था, और दूसरा तरीका क्या था? 2 + 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 1 कितना होता है? 15। तो 15 में भी 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। इस तरीके से भी हम इनका टोटल कर सकते हैं डिजिटल सम में। तो ये तो कहीं नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? डिजिटल सम तो हमें लेके आना है दोस्तों। इनका अपोजिट करके देखते हैं कि U का अपोजिट क्या होता है? F होता है। P का अपोजिट क्या होता है? K होता है। M का अपोजिट क्या होता है? N होता है। और A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। अब अपोजिट का हम क्रमांक करते हैं 6, 11, 14 और 26। 6, 11, 14 और 26। चलो हम इनका योग करते हैं। 6 और 1 7, 1 8, 1 9, 9 और 4 13,
13 और 2 15, 15 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 21 होते हैं, और 21 में 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। तो ये हमारा एक योग निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। उपमा बराबर कितना हो गया 3। तो बात की जाए इंदु, इंदु बराबर क्या होगा तो INDU। आई का अपोजिट क्या होता है आपने पढ़ा होगा इंडियन रेलवे। एन का अपोजिट क्या होता है मन, मकान नंबर या मालवीय नगर, मकान नंबर 13 14। तो एन का कितना होता है एम अपोजिट होता है जिसका क्रमांक क्या होता है 13। आर का क्रमांक क्या होता है 18। डी की बात करें तो डी का अपोजिट डब्लू होता है दिल वाला या दूध वाला, कुछ भी आप कह सकते हैं। यू का अपोजिट क्या होता है एफ होता है। डब्लू का क्रमांक क्या होता है 23 होता है। डब्लू का मतलब वॉच, और वॉच यानी घड़ी, घड़ी में अधिकतम कितने बजते हैं 23 बजते हैं। एफ का मतलब कितना होता है क्रमांक 6 होता है। तो 8 और 1 9, 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितने होते हैं 24 होते हैं। और 24 में भी 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। इनको जोड़ने का तीसरा तरीका और आपके सामने है, वो क्या है 8 और 1 कितना हुआ 9। दोस्तों 9 को यहीं काट दीजिए। 8 और 1 जहाँ 9 हुआ 9 को वहीं काट दीजिए। यहाँ हम देखते हैं 6 और 3 कितना हुआ 9, काट दीजिए। 3 2 5 और 1 कितना बचा 6। तो ये भी आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक फिल्म में 2 कलाकार हैं जिनमें एक कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है, तो दोनों कलाकारों में क्या संबंध होगा। आप में से कई लोगों के जवाब आ रहे होंगे पिता पुत्र, भाई भाई, दादा पोता, यानी कि रिश्तों को तार तार करने वाले जवाब भी आपके आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनानी है आपको। हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और उसी के साथ में शब्दों को ढंग से पढ़ना। जब तक शब्दों को और क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक हमें ये नहीं पता चल जाए, ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हम कहाँ से हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है एक फिल्म में 2 कलाकार हैं। जी ठीक है, एक फिल्म में कितने कलाकार हैं 2 कलाकार हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है जिनमें एक कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है, यानी कि ये जो है ये इसके पुत्र का पिता है। किसके पुत्र का दूसरे कलाकार का कोई पुत्र है और उसका पिता कौन है पहला कलाकार है। दोस्तों ये कब संभव है यदि ये दोनों पिता पुत्र होते, क्या होते पिता पुत्र होते कि ये पिता है ये पुत्र है। तो दोस्तों अपने ही पुत्र के पुत्र यानी अपने पोते का पिता होना, ऐसा सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है अवैध संबंधों को लेकर। भाई भाई यदि होते तो एक भाई अपने दूसरे भाई के पुत्र का पिता कैसे हो सकता है, ये भी अवैध संबंधों की श्रेणी में आता है। दादा पोता यदि होगा तो भी ये भी अवैध संबंधों की श्रेणी में आएगा। फिर तो दादाजी को धन्यवाद देना होगा, दाद देनी पड़ेगी, बड़ी हिम्मत वाले दादाजी हैं। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन हो रहा है हमारे सामने नन ऑफ दीज। दोस्तों ये कब संभव है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पुत्र का पिता हो जाए, ये तब ही संभव है जब ये दोनों आपस में क्या हो पति पत्नी हो। दोस्तों क्या हो पति पत्नी हो। अब हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है कलाकार लिखा हुआ है, और इसी को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि कलाकार शब्द जो है वो हमें पुल्लिंग नज़र आता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो लेडीज़ होती है उनको क्या कहेंगे कलाकारी, कुछ ऐसा कहेंगे? तो ऐसा नहीं कहेंगे। जो लेडीज़ होती है वो भी कलाकारी कहलाती है, और जो जेंट्स होते हैं यानी पुरुष और महिलाएं सभी क्या कहलाती है कलाकार कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या होंगे पति पत्नी होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था। तो अधिकतर लोगों का रटा हुआ रहता है कि 1 जनवरी 1 AD को सोमवार था, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। कैलेंडर का चैप्टर बहुत काफ़ी अच्छे ढंग से हमने पढ़ा है और उसमें हमने इनके सॉल्यूशन भी किए हैं। 1 जनवरी 1 AD की बात कर रहा है, तो दोस्तों तारीख कितनी है 1 है, वहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है तारीख, तो सबसे पहले तारीख लिखी 1 प्लस माह का कोड, माह कौन सा है जनवरी, और जनवरी का कोड ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 1 होता है, प्लस वर्ष कौन सा वर्ष भी 1 है। तो 1 जनवरी 1 AD की बात हो रही है, वर्ष भी कौन सा है 1 है, तारीख 1, जनवरी का कोड 1, वर्ष 1, लीप वर्षों की संख्या क्या होगी 0 होगी। कितनी होगी 0 होगी, प्लस
लीप वर्षों की संख्या 0 और साथ ही हमें शताब्दी का कोड लेना है। शताब्दी का कोड लेने के लिए दिए गए वर्ष में किसका भाग लगाते हैं, 400 का। और यदि शेषफल क्या आ जाए, शेषफल यहाँ पर कितना आएगा, 0 होगा। शेषफल 0 होगा क्योंकि 400 का भाग लगाओगे एक बार भी भाग नहीं जाएगा। और 0 से लेकर 99 तक शेषफल कितना होता है, 0 होता है। ये हमने कैलेंडर के चैप्टर में देखा है। और शेषफल यदि 0 हो तो कोड कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर कोड कितना आ गया, 6 बटा कितना आएगा, 7। अब दोस्तों 6 और 1 7, सीधा कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2। और 2 कौन से वार का कोड होता है, तो आप कहेंगे सर 2 सोमवार का कोड होता है। किसका कोड होता है, सोमवार का। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि वर्णमाला, कौन सी वर्णमाला, अंग्रेजी के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 स्वर होते हैं, बिल्कुल मीठे स्वर होते हैं। 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यदि सभी स्वर हटा दिए जाएं तो हटाने के बाद बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों हमें पता है यदि बाएं से बात करें तो 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल होता है। कौन होता है, एल होता है। जैसे कोई 12 व्यक्ति खड़े हैं, एल नाम का कोई व्यक्ति है जो 12वें नंबर पे खड़ा है, उसके पीछे से 1 से 12 के बीच में कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो एल का स्थान अपने आप क्रमांक उसका चेंज हो जाएगा। जैसे आप किसी पंक्ति में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, कोई पुरस्कार की लाइन में खड़े हैं या टिकट की लाइन में खड़े हैं, तो वहाँ यदि आप 10वें नंबर पे खड़े हैं, अब यदि 3 लोगों ने पहले से टिकट ले लिया तो आपका नंबर कौन सा, अब आप 7वें स्थान पे अपने आप आ चुके हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार यदि वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं, अब देखो एल से पहले स्वर कौन कौन से आते हैं, स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आप कहेंगे सर ए, ई, आई ये 3 स्वर एल से पहले आते हैं। इन तीनों को हटा दिया गया तो एल का स्थान कौन सा हो गया, एल का स्थान 9वां हो गया। इसका मतलब अब बाएं से 12वां कौन होगा, इसमें यदि 3 और प्लस करोगे तो क्या आएगा, ओ। अब बाएं से 12वां कौन हो गया, ओ हो गया। बाएं से 12वां ओ हो गया, लेकिन ओ तो खुद ही क्या है, ओ तो खुद ही एक स्वर है, तो इसको भी हटाना होगा। इसका मतलब इसमें 1 और प्लस करना होगा। 1 और प्लस करोगे तो क्या आएगा, पी। तो अब बाएं से 12वां कौन हो जाएगा, अब बाएं से 12वां पी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है। दोस्तों आपको पता है कि घड़ी का एक जो पूरा सर्कल होता है, एक पूरा सर्कल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। और मिनट की सुई की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आप कहेंगे सर 1 घंटे का समय लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट की सुई, यानी 12 से प्रारंभ हुई और पूरे 60 मिनट में वापस 12 पे आ जाती है। कौन सी सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई की बात हो रही है। तो कह सकते हैं कि 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट का कोण निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आप कहेंगे सर 360 को डिवाइड कर दो किससे, 60 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। तो दोस्तों 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। ये बात थी। इन 11 क्वेश्चन तक हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। 4 क्वेश्चन हमारे और हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता चला होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और ये गलतियाँ आपको आगे जाकर नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी है और अब हम बात करने वाले आगे के 4 और क्वेश्चंस की। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हमें करना है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न शब्दों को कौन सा आरेख दर्शाता है। शब्द आपके सामने दिए गए, खरगोश, पालतू, बिल्ली। हम क्या करते हैं,
खरगोश, बिल्ली और ये दोनों किस में आते हैं? पालतू में। ये आंसर करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये आंसर हमारा सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों कुछ खरगोश होते हैं जो पालतू होते हैं, कुछ जंगली खरगोश होते हैं। बिल्लियां भी कुछ ऐसी होती है जो पालतू होती है, कुछ जंगली होती है। तो यहाँ डायग्राम कौन सा बनने वाला है? ये बनने वाला है, क्योंकि खरगोश और बिल्ली में तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों पालतू से आंशिक संबंधित है। यानी कि कुछ बिल्लियां होती है जो पालतू होती है, कुछ खरगोश होते हैं जो पालतू होते हैं, और सभी पालतू जानवर खरगोश और बिल्ली भी नहीं होते। तो आरेख कौन सा बनेगा? ये आरेख हमारा यहाँ बनने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि रमेश सुरेश से 74 सप्ताह 6 दिन छोटा है, तो बात कर किसकी की जा रही है? रमेश छोटा है किससे? सुरेश से। कितना छोटा है? 74 सप्ताह 6 दिन छोटा है। आगे कहा जा रहा है, तो बताइए सुरेश का जन्म कब हुआ होगा? यदि रमेश का जन्म रविवार को हुआ है। दोस्तों रमेश का जन्म कब हुआ? रविवार को हुआ। रमेश छोटा है, इसका मतलब सुरेश क्या है? सुरेश बड़ा है। कितना बड़ा है? 74 सप्ताह और 6 दिन। तो दोस्तों 74 सप्ताह से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 74 सप्ताह यदि बड़ा है तो रविवार से 74 सप्ताह पहले, रविवार से 1 सप्ताह पहले भी रविवार था, 5 सप्ताह पहले भी रविवार था। हम यहाँ जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? अब हमारे पास में दिन कितने बचे? 6। इन 6 दिनों को प्लस करना है या माइनस करना है, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सुरेश बड़ा है, तो हम रविवार में 6 दिन प्लस कर देते हैं। कितने दिन प्लस कर देते हैं? 6 दिन प्लस कर देते हैं और आंसर करके आ जाते हैं। 6 दिन प्लस करते हैं और आंसर करके आ जाते हैं क्या? शनिवार आंसर करके आ जाते हैं। दोस्तों ये आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रमेश से सुरेश बड़ा तो है, लेकिन आपको एक जनरल सी बात पता होगी कि जो व्यक्ति बड़ा है इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा? रमेश से पहले हुआ होगा। और पहले हुआ तो कितना पहले? 74 सप्ताह और 6 दिन पहले। तो 74 सप्ताह तो कैंसिल हो जाएंगे, और 6 दिन पहले हुआ है किससे? रविवार से। तो रविवार में 6 प्लस नहीं, 6 माइनस करने, और 6 माइनस करो चाहे आप 1 प्लस करो, बात वही आती है। और रविवार में 6 प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? सोमवार मिलेगा। क्या मिलेगा? सोमवार। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। यदि फरवरी 2020 में 5 मंगलवार हो तो 1 फरवरी को कौन सा वार हो सकता है? दोस्तों बात की जा रही है फरवरी 2020 की। फरवरी 2020 की बात करें तो 2020 क्या है? 2020 में 4 का भाग लगाओगे, शेषफल 0 होगा। तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी होगी? 29 होगी। कितनी होगी? 29 होगी। फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी? 29 होगी। 29 हैं तो आपने कैलेंडर में पढ़ा था कि 29 दिनों में एक वार ही 5 बार आ सकता है। एक वार ही 5 बार आ सकता है। और वो कौन सा वार होगा? आपको पता है जो वार 1 तारीख को आता है वही वार 8 तारीख को आता है, और वही वार 8 तारीख के आने के बाद 15 और फिर 22 और फिर 29 तारीख को 5वीं बार आता है। तो जब केवल एक ही बार 5 बार आ सकता है, आपको दिया है मंगलवार, तो आपका आंसर भी क्या होगा? मंगलवार। 1 तारीख को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। एक घड़ी में 6:40 का समय दिखाई दे रहा हो तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? दोस्तों बात की जाती है जब कभी भी घड़ी के जल और दर्पण प्रतिबिंब की, तो आपको पता है घड़ी के जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है तो हम लोग 11:60 में से घटाते हैं। जब समय 1 से 11 के मध्य हो, और जब 11 से 1 के मध्य हो तो 23:60 में से घटाते हैं। जबकि हमने घड़ी के चैप्टर में पढ़ा था कि ये दोनों ही काम आपको नहीं करने हैं। जब भी दर्पण की बात होगी, किसकी बात होगी? दर्पण की। तो चाहे घड़ी का वास्तविक समय देकर दर्पण का समय पूछे, चाहे दर्पण का देकर वास्तविक समय पूछे, तो हमें सीधा 23:60 में से घटाना है। और 23:60 में से 6:40 आप घटाओगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 20। और यहाँ कितने मिलने वाला है? 17। जबकि दोस्तों हम गलती कर बैठते हैं, 11:60 में से घटाते हैं, आंसर तो वही आएगा, क्योंकि 17 का मतलब क्या है? 5:20। 17 का मतलब ही क्या है?
5:20, लेकिन 11:60 में से घटाते हैं 5:20 हमें मिलता है और आंसर करके निकल जाते हैं, जबकि आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आगे ऑप्शन देखिए 5:20 भी आपको दिया है, 17:20 भी दिया है और ऑप्शन दिया है ए व बी दोनों, तो आपका आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों। दोस्तों जब भी किसी भी क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आए जिसमें दो ऑप्शनों को एक जगह करके आपको दिखाया जाए कि ए व बी दोनों, ए व सी दोनों या ए या सी, इस प्रकार से ऑप्शन आए आपके सामने, तो आपको ऑप्शन पहले जरूर चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि आंसर हमारा सही होते हुए भी आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। हमने हमारी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ भी हमने यहाँ बताई है कि हम यहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को हमें बार बार नहीं दोहराना है। और दोस्तों इस लॉकडाउन में आपको अच्छे से घर रह के पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ाई मिल सके, इसके लिए हम सुचारू रूप से आपके सामने डेली नए नए वीडियोस लेके आते हैं। और इस टेस्ट की सफलता के बाद आपके सामने प्रत्येक सप्ताह में एक टेस्ट आपके लिए लेकर आया जाएगा और उसके अलावा आपके सामने एक प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन डेली के हम प्रैक्टिस सेशन में करने वाले हैं। कब क्वेश्चन यदि बड़े होंगे तो हम 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी करेंगे। जहाँ तक है 40 मिनट का वीडियो हमारा यदि कंप्लीट हो, तब तक जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का लाइक और शेयर के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।